एसएससी सीजीएल 2013 का पेपर 3 देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन, जो आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एसआई पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। और ये हमारे वीडियो टेस्ट सीरीज और ई बुक कोर्सेज में क्या क्या चीज़ शामिल है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। स्टार्ट करते हैं पेपर 1। ए सैंपल ऑफ 900 मेंबर हैज़ ए मीन 3.4 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.61 सेंटीमीटर। If the population is normal and its mean is unknown, the 95% confidence limits of true mean। ट्रू मीन का हमने फॉर्मूला देखा, एक्स बार इक्वल टू सॉरी इसमें आप ये कर लो, मीन जो है इक्वल टू एक्स बार, यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा, जो एक्स बार है ये है माध्य अभी 3.4। अब इस कंडीशन में जब 95% हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर लिमिट्स को, कॉन्फिडेंस लिमिट को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, प्लस माइनस के 1.96। हमने देखा 95% पे कितना होता है, 1.96 होता है, सिग्मा अपॉन में रूट एन। ये मैंने आपको लिखा दिए थे कि 99% पर क्या होता है, 98% पर क्या होता है, 95% पर क्या होगा, 90% पर क्या होगा, ये सारी चीज़ मैंने आपको लिखा दी। 68.27 पर भी लिखाया था, तो ये सारी वैल्यू मैंने आपको लिखा चुका हूँ। 1.96 सिग्मा अपॉन में रूट एन, और यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देखोगे तो आपको यहाँ पर दिया है मानक विचलन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2.61। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 3.4 प्लस माइनस की 1.96, ये कितना हो गया 2.61। अंडर रूट में क्या हो गया ये 900, यानी कि अंडर रूट में 900 का मतलब है कि 30। तो सॉल्व करेंगे, सिंपल सा सॉल्व करने के बाद आपको पता लगेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.4 प्लस माइनस के 0.17 समथिंग वैल्यू आएगी। अब या तो हो सकता है क्या, अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3.57, अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3.23 हो जाएगा। यानी कि ये वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 3.23 से वेरी कर रहा है 3.57 तक, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो एक करस्पॉन्डिंग आंसर सही है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62, फॉर ए 2x2 कंटीजेंसी टेबल गिवन एज फॉलोज। ये आपको 2x2 कंटीजेंसी टेबल दी है, द वैल्यू ऑफ एक्स चाइल्ड स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इज। देखो ये जो क्वेश्चन है कंटीजेंसी टेबल का, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिंगल वन क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपके जो है स्लाइडली बियॉन्ड द सिलेबस चला जाता है। लेकिन आप फॉर्मूला देख लो, अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है तभी आप आंसर कर सकते हो। इसमें चाइल्ड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, या फिर आप एक्स स्क्वायर बोलो, जो भी बोलो, एन ए डी माइनस के बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए प्लस के सी, बी प्लस के डी, और ए प्लस के बी, और यहाँ पर एक है सी प्लस के डी। ठीक है, ये चारों आप मल्टीप्लाई करना। अब इसमें ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर ये जो 6 है वो है ए, और ये जो 4 है वो है बी, और ये जो 3 है वो है सी, और डी है इसमें 5। ठीक है, ये कंटीजेंसी टेबल है। एक्स स्क्वायर प्रतिदर्श का मान निकालोगे, इसमें वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 9/10 आ जाएगी। सिंपल सा आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर एन क्या है, एन आप देखो, ये जो है ना एन टोटल है सभी का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, सभी का टोटल है एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन नंबर, To conduct a survey of long distance calling pattern, a researcher opens a telephone book to a random page, close his eyes, put his finger down on the page and then read off the next 50 names। एक्चुअली क्या हुआ, एक अच्छी खासी जो है टेलीफोन डायरेक्टरी मिल गई एक पर्सन को, उसने आंख बंद की, आंख पर पट्टी बांधी, और क्या किया, रैंडमली उस बुक को ओपन किया, एक कोई पेज सेलेक्ट किया। पेज सेलेक्ट करने के बाद उसने एक लाइन पर उंगली रखी और वहाँ से लेकर नीचे तक 50 नाम उसने सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें एक चीज़ ने बोला है कि द सैंपल इनकॉर्पोरेट्स चांसेस। ओके, इसका मतलब सर्वेक्षण में संयोग शामिल है। बिल्कुल सही बात है यार, ये अगर वो क्या कहते हैं, हो सकता है किसी पर्सन का नेम है, लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी में तो संयोग होता ही है। द प्रोसीजर रिजल्ट इन ए सिंपल रैंडम सैंपल, ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया का परिणाम सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श है। द प्रोसीजर कुड इजिली रिजल्ट इन द सिलेक्शन बाइस, इस प्रक्रिया का परिणाम आसानी से वर्णाभिन्नति है, हो सकता है, मतलब कि ये कैसा है, ये सिलेक्शन बाइस है। अब देखो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन तो पता लग गया कि पहला सही है, इसका मतलब ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ये बात तो समझ में आएगी, इसमें क्या है, लॉटरी सिस्टम है, किसी का भी संयोग से निकल सकता है। अब संयोग से निकल सकता है, इसमें सेकंड बोला है कि प्रोसीजर जो है रिजल्ट कैसा दे रहा है, सिंपल रैंडम सैंपल दे रहा है, नहीं, इसका रिजल्ट सिंपल रैंडम सैंपल नहीं है। सिंपल रैंडम सैंपल में तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम लॉटरी सिस्टम नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि द प्रोसीजर कुड इजीली रिजल्ट इन द सिलेक्शन वाइज, ये रिजल्ट कैसा है, सिलेक्शन वाइज है, डिपेंड कर रहा है आप सिलेक्शन जो है किस तरह से कर रहे हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर पर अगर डिपेंड कर रही है तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन 2 क्या होगा, वो सही होगा। तो ये बात आपको समझनी है कि बेसिकली इस क्वेश्चन का मीन कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है
Let x1 x2 up to xn be a random sample drawn on x which takes values 0 and 1 with respective probabilities theta and 1 minus k theta, then sum of x into sum of x minus k 1 upon n into n minus k 1 is a unbiased estimator of। यहाँ पर इसमें पूछा है किसका अनबाइस्ड। देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन ये आपके लिए अननेसरी है और मैं ये समझता हूँ कि कुछ क्वेश्चन स्किप के हैं, तो 2 से 4 क्वेश्चन अगर आप स्किप कर रहे हो, चूँकि हमने एक पहले स्किप किया था, एक ये वाला आप स्किप कर सकते हो। इसका मैं ये बताता हूँ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, आप इसको याद कर लेना कि अगर आपसे ये पूछा जाए, प्रॉपर्टी है एक तरह की, तो अगर आपसे ये पूछा जाता तो सीधा सीधा एक इसका एस्टिमेटर होगा थीटा स्क्वायर का होगा। इसको प्रूफ कर सकते हैं नो डाउट, मैं इसको थ्योरी में परफेक्टली प्रूफ करा दिया, लेकिन यहाँ पर कराऊंगा तो मैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो या प्रॉपर्टी को मानकर आप इसको नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि रैंडम सैंपल x1 to x5 ऑफ साइज 5 इज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू। कंसीडर द फॉलोइंग एस्टिमेटर ऑफ म्यू। T1 यहाँ पर क्या दिया है, मीन दिया है। T2 जो है वो x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस के x3 और T3 आपको 2x1 प्लस के x2 बाई 3 दिया है। विच एस्टिमेटर इज बेस्ट अमॉन्ग T1 T2 एंड T3। इनमें से कौन सा एस्टिमेटर जो है बेस्ट है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर समझो इसने बोला है कि ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद ए अननोन मीन म्यू, यानी कि मीन कितना है, म्यू है। अब यहाँ पर अगर आप T1 की बात करें तो हमें ये पता करना है इनमें से बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बेस्ट एस्टिमेटर है तो इसका मतलब वो कैसा होना चाहिए, वो अनबायस होना चाहिए। मतलब वो बायस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी तरफ पक्षपात हो तभी उसको बेस्ट बोलेंगे। वो सभी की तरफ सोचता हो, सभी के लिए सोचता हो, तो उसको बोलेंगे अनबायस्ड पर्सन, और वही चीज़ क्या होती है, बेस्ट बनाती है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अनबायस्ड कौन सा है। अनबायस्ड कैसे पता करेंगे, ये देखो यहाँ पर इसने बोला अननोन मीन म्यू है, तो हम सबसे पहले T1 का मीन निकालते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो है मीन निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे इसमें। अब देखो x1 to x5 अपॉन में 5, अभी सभी वैल्यू अगर म्यू कर देते हो तो क्या हो जाएंगी, ये जो है 5 म्यू अपॉन में 5 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, म्यू आएगा। अब देखो इसमें वैल्यू कितनी आई, म्यू। यहाँ पर अननोन कितना है, अननोन मीन वो भी म्यू है। इसका मतलब ये कैसा है, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। कौन सा, T1 जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ये तो हमें पता लग गया। अब हमें T2 T3 भी चेक करने हैं। अब T2 देखो, T2 अगर निकालेंगे हम, इसका मीन निकालेंगे तो मीन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, म्यू प्लस के म्यू बाई 2, यानी कि 2 म्यू बाई 2, 2 म्यू बाई 2 प्लस के म्यू, तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, 2 म्यू। सिंपल सी बात है, ये कितना होगा, 2 से 2 कट गया, म्यू प्लस म्यू कितना आ गया, 2 म्यू, और यहाँ पर आपको कितना दरकार, नॉन मीन म्यू। तो इसका मतलब ये जो है ये कैसा है, ये बाइस्ड एस्टिमेटर है, बाइस्ड एस्टिमेटर है। अब निकालो आप T3 के लिए। T3 के लिए क्या होगा, सेम 2 म्यू प्लस के म्यू अपॉन में 3। अब ये इसको कैलकुलेट करोगे तो ये देखोगे यहाँ पर 3 म्यू अपॉन में 3 इक्वल टू म्यू, तो ये भी म्यू आ रहा है। अब इसमें T1 और T3 जो हैं वो अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें ऐसा कोई है नहीं, तो होपफुली इसमें शायद ये जो 2 है ये नहीं है क्वेश्चन में, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 म्यू बाई 3 हो जाएगा। तो ये एक अनबायस्ड ये भी क्या हो जाएगा, एक बायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। इसमें म्यू के बराबर 2 म्यू बाई 3 नहीं आएगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर ये 2 जो है गलत लिखा हुआ है। अदरवाइज इसमें क्या, हमें क्या पता करना है, आप कंसेप्ट समझो कि हमें अनबायस्ड एस्टिमेटर पता करना है। अनबायस्ड एस्टिमेटर अगर है तो वो कैसे पता करेंगे, तो हम उसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे और देखेंगे वहाँ क्वेश्चन में जो अननोन मीन दे रखा है क्या उसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो अनबायस्ड है, यानी कि वो पक्षपाती नहीं है। अगर वो बायस्ड है इसका मतलब वो किसी का पक्ष लेता है, इसका मतलब बेस्ट एस्टिमेटर नहीं कहलाएगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर जो है T3 में x1 प्लस 2 x2 होना चाहिए था, तो म्यू प्लस की म्यू बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाता, ये 2 म्यू बाई 3 हो जाता, जो कि म्यू के इक्वल टू नहीं है। तो इसका मतलब कैसा हो जाता, बाइस्ड हो जाता। तो इसमें सर्वोत्तम कौन सा होता, T1 होता। ओके, इस अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि इन ए वन वे क्लासिफाइड डेटा एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ एरर वेरिएंसेस, एक मार्गी वर्गीकृत आंकड़े में त्रुटि प्रसरण का अनभिन्नत आकलन क्या हो। आपने 1 वे एनालिसिस 2 वे एनालिसिस पढ़ा, तो उसमें एरर वाला कौन सा था, MSE। सिंपल सी बात है, एरर वेरिएंस पूछा है, MSE एक ही है इसमें एरर वेरिएंस। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप 1 टिक में आंसर कर सकते हो, तो सबसे पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। इसमें क्वेश्चन है कि इन ए 2 वे क्लासिफाइड डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। SSE आपको दे रखा है रेस्ट्रिक्टेड एरर सम ऑफ द स्क्वायर अंडर H0, और आपको SSE दे रखा है विदाउट स्क्वायर विदाउट स्टार अनरिस्ट्रिक्टेड एरर सम ऑफ स्क्वायर। ओके,
अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। देखो ये क्वेश्चन जो है वो सीधा प्रॉपर्टी पर है। टू वे जब हमने एनालिसिस पढ़ा तो हमने देखा था एस एस ई स्टार जो है अंडर एच नॉट, वो क्या होता है, वो ग्रेटर होता है किससे, एस एस ई से। तो इसमें देखेंगे एस एस ई स्टार हमेशा एस एस ई से अधिक या उसके बराबर होगा। हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है किसके लिए, एच नॉट के लिए, टू वे एनालिसिस में। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 68 है कि इन ए वन वे क्लासिफाइड डेटा द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 30 एंड द डिग्री ऑफ द फ्रीडम फॉर एरर इज 25, द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज, द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ ट्रीटमेंट पूछा है, यानी की वैल्यू आपसे पूछी है और आपको दिया है यहाँ पर कि जो n माइनस के है वो कितना है, वो दे रखा है 25। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होगी, n माइनस के 25, इसका मतलब हो गई सिंपल सा 5। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि इफ़ टी इज़ द MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर थीटा देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू। तो ये भी प्रॉपर्टी का पार्ट है। इसमें कौन कौन से ट्रू हैं, एक तो टी इज़ कंसिस्टेंट फॉर थीटा, ये बात सही है। टी स्क्वायर इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, ये बात भी सही है। टी इज़ ए फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, ये बात भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है इफ़ ए स्टैटिस्टिक्स टी फॉलोज स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन डी एफ देन टी फॉलोज। अब देखो यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर आपसे पूछा है टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और आपको दिया है टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और देखो यहाँ पर आप दोबारा समझ लो कि अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दे रखा है विद एन डी एफ, अब यहाँ पर टी स्क्वायर के बारे में पूछा है तो वो किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होगा फॉर 1 एन के लिए। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अगर आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और आपसे पूछा है टी स्क्वायर किसको फॉलो करता है, तो टी स्क्वायर सेम एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको फॉलो करता है विद 1, n के लिए। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो गलत हो जाएगा, ये n,1 है। यहाँ पर कौन सा होगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इक्वल टू फॉलोज टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात आपको सीधा सीधा याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको कंप्लीटली कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ जाओ। इन ए टू वे फिक्स इफेक्ट्स मॉडल ईच वेरिएंस रेशियो इज कंप्यूटेटेड यूजिंग, किसको यूज करके करते हैं हम, एरर को यूज करके। ये दोनों टर्म में यूज आता है। हमने जब टू वे एनालिसिस देखा था, जो वेरिएंस देखा था, एनालिसिस किया था हमने, तो उन क्वेश्चंस में क्या होता था, जो सेम जो एरर वेरिएंस है उनको हम यूज करते थे। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 72। फॉर ए टू वे क्लासिफाइड डेटा एज कंटेंट्स वर स्टडीड फॉर 3 वेराइटीज ऑफ कोल एनालिसिस बाई 4 केमिस्ट, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर इन द अनोवा टेबल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अनोवा का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको दिखने में हो सकता है बड़ा लगे, लेकिन सबसे सिंपल चैप्टर है। अब इसमें बात हो रही है टू वे एनालिसिस की। टू वे एनालिसिस में क्या होगा, एक तो हम रो के लिए निकालेंगे, एक हम निकालेंगे कॉलम के लिए, एक हम निकालेंगे एरर के लिए और एक हम निकालेंगे टोटल के लिए। इसलिए यहाँ पर 4 वैल्यू दिए हैं। तो अगर वहाँ किसी ऑप्शन में 3 वैल्यू दे रखें तो इसका मतलब समझ लो कि आपको जो है, और बाकी ऑप्शन में 4 दे रखा है, मतलब 3 वाला तो एलिमिनेट कर देना है टू वे एनालिसिस के लिए। अब यहाँ पर क्या है, रो के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी दे रखी है, एक तो 4 दे रखी है, एक 3 दे रखी है। वेराइटीज़ कितनी है, वेराइटीज़ हैं 3। तो वेराइटीज़ 3 है, इसका मतलब क्या है, ये के की वैल्यू है 3। और यहाँ पर जो है एनालिसिस कितने लोगों ने किया है, 4 लोगों ने किया है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा ये हो जाएगा 4। अब इसमें देखो कई जगह पर इसको s से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हम n से लेते हैं, n इक्वल टू 4। अब देखो रो के लिए क्या होगा, रो के लिए होगा k माइनस के 1, वो कितना हो जाएगा 3 माइनस के 1 यानी कि 2। और कॉलम के लिए क्या होगा, कॉलम के लिए हो जाएगा n माइनस के 1 जो कि कितना हो जाएगा 4 माइनस के 1 यानी कि 3। और एरर के लिए क्या होगा, एरर के लिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा, n 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल के लिए क्या होगा, n के माइनस के 1 यानी 4 3 12 2 3 सॉरी 4 3 12 माइनस के 1 11। तो ये क्या 2 3 6 11 क्या हो गई, इसके कोटियाँ हो गई 2 3 6 11, ये हो गया सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया इसका, राइट वन हो गया। तो ये आपको समझ में आया कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल रहे हैं फॉर डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर इन द एनोवा टेबल। टू वे एनालिसिस के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, 1 की, 2 की, 3 की और 4 की। ये क्या है, रो के लिए, कॉलम के लिए, ये एरर के लिए और ये आपके टोटल के लिए। यही तो फॉर्मूले हैं सीधे सीधे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ये क्वेश्चन कह रहा है कि
विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ सेमी एवरेज अप्लाइड टू द डेटा। अब इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एक टेबल दी है, टेबल एक ही है, एक हिंदी में लिखी हुई है, एक इंग्लिश में लिखी हुई है, और आपसे सेमी एवरेज मेथड लगवा कर वो जो है क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। सिंपल सा सेमी एवरेज मेथड लगाना है हमें। सेमी एवरेज मेथड क्या, आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, यानी टोटल आपके पास 10 डेटा हैं। इसने स्प्लिट करके राइट साइड लिखा हुआ है, तो टोटल 10 हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 5 में स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ देखो 1992 से लेके 1996 तक, एक तो ये है 5, और एक है 1997 से लेके 2001 तक, तो एक ये डेटा ये है 2001 तक। तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो क्या किया हमने, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, क्योंकि इसने कहा है सेमी एवरेज मेथड हमें लगाना है। इसका आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 53, 79, 76, 66 और 94 का टोटल करोगे तो आएगा 368। इसका एवरेज लोगे डिवाइड 5 करके तो आ जाएगा 73.6। ओके, 73.6 एक ही ऑप्शन है, राइट टिक कर दो। अगर आपको थोड़ा और सॉल्व करना आगे तक तो इसका आप टोटल करो, ये टोटल कितना हो जाएगा 369। यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपको बैंक क्लियरेंस की, ये सभी टोटल कर लेनी है, अपॉन में 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 93.8। तो सिंपल सा सेमी एवरेज मेथड है, मतलब कि सेमी करके एवरेज आपको निकालना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि अजम्पशन बेसिक टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आर, प्रसरण विश्लेषण के लिए अनुमान के आधार क्या होंगे। हमने जब वेरिएंस चैप्टर पढ़ा, अनोवा पढ़ा, तो वहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा था सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में, और आपने अगर ये पढ़ रखा है तो आपने ये देखा है कि भाई प्रॉपर्टी में हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं हर चैप्टर करने से पहले। तो इसमें क्या अजम्पशंस थे, इसमें था वेरिएंस के एनालिसिस में कि वेरिएबल कंसीडर फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ई सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही बात है। द सेवरल पॉपुलेशन सैंपल हैव द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सही बात है, दोनों बात सेम कह रहा है। द ट्रीटमेंट इफेक्ट आर एडिटिव, यानी उपचार प्रभाव योज्य हो, यानी कि कैसा हो, एडिटिव हो, तो ये बात भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, यानी कि हम जो एनालिसिस, जो हम अजम्पशंस मानते थे किसमें, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में कौन कौन से हैं, वो तीनों हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, द वेरिएंस रेशियो एफ शुड बी कैलकुलेटेड ओनली इफ, ये कह रहा है कि जो वेरिएंस रेशियो है, प्रसरण अनुपात है, उसको हम का विकलन केवल किस स्थिति में किया जाना चाहिए। तो वो कब होगा, जब मीन स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर जो है, ये जो है वो ग्रेटर होगा किससे, मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर से। ये क्यों, तभी आपका एफ जो है ग्रेटर देन 1 आएगा, ये बात ध्यान रखना है, तभी वो सक्सेसफुल होगा, तभी ग्रेटर देन 1 आएगा। ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे।